हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। भारतीय अर्थव्यवस्था कई एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, व्यापम, आईबीपीएस, बैंक एग्जाम, रेलवे और अन्य एग्जामों में भी यह अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों, विद्यार्थियों के नाम हमारा जैसा कि एक संबोधन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह प्रयास दूरस्थ शिक्षा एवं वंचित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के प्रत्येक पक्ष पर एनालिसिस करते हुए परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए, इसके प्रत्येक पक्ष का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी में चयनित एवं साक्षात्कार तक पहुंचे सदस्यों की हमारी टीम सतत प्रयासरत है। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में क्लासरूम प्रोग्राम भी दोस्तों संचालित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम मात्र 999 रुपये प्रति माह हमें यूपीएससी एवं एमपीपीएससी हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार की तैयारी करवाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी को कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे या फिर आयुष सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की यह वीडियो सीरीज हमें कहाँ कहाँ उपयोगी है। सबसे पहले दोस्तों, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम, मुख्य परीक्षा में जो जीएस 3 का पेपर है उसका पार्ट बी है, उसमें पूरा अर्थव्यवस्था को समाहित किया गया है, अर्थात 150 नंबर वहाँ पर ये हमें आवश्यक है। इंटरव्यू में भी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस में जीएस 3 का जो पेपर है उसमें, और इंटरव्यू में अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, व्यापम के एग्जाम जैसे एसआई, कांस्टेबल, पटवारी एवं अन्य एग्जाम, इनमें भी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जीके के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस एवं बैंक एग्जाम में अर्थव्यवस्था से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी यह अत्यधिक आवश्यक है। क्लर्क एवं पीओ के एग्जाम में भी यह पूछा जाता है। दोस्तों, अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः अर्थव्यवस्था प्रत्येक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे हमें पढ़ना होगा और इसे समझना होगा। इसकी जितनी बेहतर हमारी तैयारी होगी, उतना बेहतर हम प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जो जीके रखा गया है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक आवश्यक है। जैसा कि बाजार की जो शक्तियां हैं वो कैसे कार्य करती हैं, हमारी जो सरकार है वह कैसे काम करती है, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, कृषि क्षेत्र में क्या विकास करना है, कैसे करना है, यह सारी बातें भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसका पहली यूनिट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इसे पढ़ने के लिए आप द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के नोट्स एवं बुकलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमने सारी चीज़ें एक सटीक रूप में दी हुई हैं, ताकि अनावश्यक जानकारी से बचा जा सके और आवश्यक जानकारी का उपयोग किया जा सके। दोस्तों, पहला चैप्टर अगर हम देखें तो वह है बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था। सर्वप्रथम इकोनॉमी को समझने के लिए किसी भी देश की बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था को समझना आवश्यक होता है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भारतीय वित्त व्यवस्था को समझना आवश्यक है। दोस्तों, वित्त व्यवस्था पूरी तरीके से वित्त पर आधारित होती है, अतः मुद्रा की आपूर्ति पर आधारित होती है। मुद्रा या मनी या रुपए पैसे जैसे हम बोलते हैं। दोस्तों, इसके दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है मनी मार्केट या मुद्रा बाजार, जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है। दोस्तों, मनी मार्केट जो है, यहाँ पर हमें लघुकालिक आवश्यकताओं के लिए या शॉर्ट टर्म आवश्यकताओं के लिए, नीड्स के लिए हमें धन की आपूर्ति होती है। वहीं कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार में दीर्घकालिक ऋण की हमें प्राप्ति होती है, दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर होती है। दोस्तों, सबसे कैपिटल मार्केट को हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे मुद्रा बाजार के बारे में। दोस्तों, मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर उधार लेना एवं उधार देना, बोरोइंग एवं लैंडिंग का काम किया जाता है। दोस्तों,
बोरोइंग एवं लैंडिंग अर्थात किसी को धन उधार देना या किसी से धन उधार लेना ही बोरोइंग एवं लैंडिंग में आता है। दोस्तों चूंकि यह 3 वर्ष के लिए हमें प्राप्त होता है अधिकतम, इसीलिए हम इसे कहते हैं लघुकालिक या शॉर्ट टर्म लोन। दोस्तों इसके बाद इसमें डिपॉजिट एवं विड्रॉल का काम भी हम करते हैं, जैसे बैंकों में हमारे द्वारा करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या आवर्ती जमा रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसे जमा किए जाते हैं उसके बाद हम ये पैसे निकालते भी हैं। तो ये सारा संचालन जिसमें किया जाता है डिपॉजिट, विड्रॉल, बोरोइंग, लैंडिंग, उसे हम मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। दोस्तों मुद्रा बाजार का अगर हम वर्गीकरण करें तो यह मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है, एक संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दोस्तों संगठित क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग व्यवस्था या बैंक आते हैं। चूंकि बैंकिंग सेक्टर में किसी भी ऋण को देने का काम, लेने का काम पूरी तरीके से नियमित होता है और इसका पंजीकरण भी होता है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसके कारण यह संगठित क्षेत्र कहलाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिना नियमों के, बिना किसी केंद्रीय व्यवस्था के संचालित होता है, लेकिन इसमें धन की पर्याप्त व्यवस्था जो है वह की जाती है। पारंपरिक रूप से भारत में धन की व्यवस्था का जो साधन रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। इसके अंतर्गत मनी लेंडर्स, श्रॉफ्स या फिर हम कहें कि साहूकार जो होते हैं, जो धन उधार देते हैं ब्याज पर, वह देते हैं। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्याज की जो दरें हैं वो कम होती हैं, और जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्याज की दरें अत्यधिक होती हैं और कई बार यह शोषण का एक माध्यम भी बन जाता है। दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर हम देखें तो उसे बैंकिंग सेक्टर और सब मार्केट 2 क्षेत्रों में विभाजित किया है। बैंकिंग सेक्टर वह क्षेत्र है जहां पर बैंकिंग एक्टिविटीज संचालित होती हैं और आरबीआई द्वारा इन पर गवर्निंग की जाती है या इन पर नियंत्रण किया जाता है। वहीं सब मार्केट या उपबाजार वह क्षेत्र है जहां पर बैंक आपस में लेन देन करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। इसे विस्तृत रूप में हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र। दोस्तों देश में बैंकिंग क्रियाओं का संचालन के लिए केंद्रीय बैंक हमारा जो है वह है आरबीआई। आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों आरबीआई के बारे में। दोस्तों आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसे 20 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर संचालित करता है और इसके एक प्रमुख गवर्नर होते हैं, दो डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के हैं उर्जित पटेल, इसके पूर्व में थे राजन। दोस्तों इसके नाम जो हैं वो कई नाम हमें दिखाई देते हैं। इसे हम अपेक्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि यह बैंकिंग क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। इसे हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं क्योंकि यह सीआरआर या कैश रिजर्व रेशो अपने पास रखता है, इसलिए इसे हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं। और सेंट्रल बैंक अर्थात पूरी बैंकिंग व्यवस्था का देश में जो केंद्र है वह है आरबीआई, इसलिए हम इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। दोस्तों आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके रेगुलेशन के लिए एक तंत्र की आवश्यकता थी और आरबीआई ऐसे कार्य पहले से ही करते आया था, इसलिए आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य यह है कि अब निजी स्वामित्व से इसका स्वामित्व सरकार के हाथ में चला गया और भारत के राष्ट्रपति अब इसके जो हैं मालिक हो गए, इसलिए इसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण किया जाना। किसी अगर संस्था की पूंजी 100% है तो उसमें से अगर 51% शेयर सरकार ले ले तो वह राष्ट्रीयकृत कही जाती है। दोस्तों आरबीआई कुछ कार्य करता है। इन कार्यों में मौद्रिक कार्य और सामान्य कार्य होते हैं। दोस्तों मौद्रिक कार्य वह कार्य होते हैं जो मौद्रिक व्यवस्था या मुद्रा से संबंधित या रुपए पैसों से संबंधित होते हैं, जबकि सामान्य कार्य कुछ भिन्न कार्य होते हैं। दोस्तों मुद्रा से संबंधित कार्य। दोस्तों मॉनेटरी फंक्शन, सबसे पहले इसके होते हैं मौद्रिक कार्य।
मौद्रिक कार्य में हम देखते हैं दोस्तों मुद्रा का निर्गमन। मुद्रा का निर्गमन दोस्तों, मुद्रा के निर्गमन के अंतर्गत आरबीआई द्वारा 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी प्रकार की मुद्राओं जैसे 20 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट या वर्तमान में 2000 का नोट आरबीआई द्वारा ही निकाला जाता है। इसके लिए दोस्तों किसी समय आरबीआई को अपने पास 200 रुपए का मिनिमम रिजर्व रखना, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना होता है। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड आरबीआई अपने पास रखता है तथा साथ ही वह रिमेनिंग जो 85 करोड़ रह जाते हैं उसकी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास रखता है। इसे हम दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आरबीआई सरकार के बैंकर का भी काम करता है, अर्थात सरकार को जब सरकार घाटे का बजट बनाती है या अन्य अवस्थाओं में जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो सरकार के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी के लिए ट्रेजरी बिल जारी करके आरबीआई द्वारा इनके लिए धन को उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत यह ट्रेजरी बिल जो होते हैं वह इसे बैंकों द्वारा खरीदा जाता है और बैंक इसके बदले में मुद्रा जो है ऊपर की ओर निर्गमित कर देते हैं। वह मुद्रा आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से यह मुद्रा सरकार के पास जाती है। इसके लिए उन्हें एक न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर ब्याज भी मिलता है इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों को। दोस्तों यह बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहलाता है या बैंकों का बैंक कहलाता है। जैसे कि एसबीआई हमारा बैंक है। कैसे? हम एसबीआई में पैसे डिपॉजिट करते हैं, वहां से धन निकालते हैं, ऋण लेते हैं। इसी प्रकार बैंक भी, बैंकों के पास जो पैसे आते हैं वो आरबीआई से आते हैं। तो बैंकों का डिपॉजिट भी जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बैंकों के बैंक का काम किया जाता है आरबीआई द्वारा, क्योंकि एसबीआई हमारा बैंक है और एसबीआई का बैंक आरबीआई है, अतः यह बैंकों का बैंक है। दोस्तों विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। विदेशी मुद्रा अर्थात अगर हम विदेश जा रहे हैं तो जैसे अगर हम यूएस जा रहे हैं और यूएस में हमें डॉलर लगेगा, वहां की मुद्रा जो है डॉलर है, वहां पर रुपए तो नहीं चलेंगे, तो अब हमें रुपए लेने के लिए आरबीआई के पास जाना होगा। आरबीआई इस समय हमें फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई द्वारा या आरबीआई के सेंटर्स द्वारा हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, फॉरेक्स डीलर्स द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिक लेवल पर हम समझते हैं कि आरबीआई द्वारा ही हमें डॉलर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या देश में डॉलर कितना होना चाहिए, आरबीआई अपने पास कितना रिजर्व रखे, यह सारे निर्धारण किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण काम दोस्तों होता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या शाख का नियंत्रण। देश में किसी समय वित्त की उपलब्धता को हम शाख कहते हैं, अर्थात बाजार में जितने भी पैसे उपलब्ध होते हैं वह उसे हम शाख कहते हैं। अगर बाजार में पैसों की मात्रा अधिक है, अधिक उपलब्ध है, अधिक मात्रा में पैसे उपलब्ध है, सस्ती ब्याज दरों पर अधिक ऋण दिया जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि जो शाख है उसका प्रसार हो रहा है। जबकि अगर अधिक ब्याज दरों पर कम ऋण हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें इसे कहेंगे शाख का संकुचन हो रहा है। दोस्तों यह एक विस्तृत अवधारणा है और इसे समझने के लिए हमें आगे देखना होगा। दोस्तों आरबीआई द्वारा कुछ सामान्य कार्य भी किए जाते हैं। इन कार्य में सबसे पहले सुपरवाइजरी फंक्शन, जैसे कि आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स लागू किए, नो योर कस्टमर। अगर किसी बैंक द्वारा इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसे दंड देने का कार्य आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए आरबीआई पेनल्टी लगाती है और विभिन्न रेट्स का प्रयोग करती है। दोस्तों विकास कार्य या प्रमोशनल फंक्शन। विकास कार्य मतलब जैसे कि अभी विमुद्रीकरण हुआ, डिमोनेटाइजेशन, तो चूंकि अर्थव्यवस्था में नकली मुद्रा बहुत हो गई थी और काला धन बहुत हो गया था, और इन दोनों को हटाने के लिए आरबीआई द्वारा विमुद्रीकरण किया गया या डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, पुराने बड़े नोटों को बंद कर दिया गया। तो जो बड़े नोट थे वो
बाहर हो गए, और चूंकि काला धन भी बड़े नोटों के रूप में रखा जाता है और जो नकली नोट हैं वो भी बड़े नोटों के रूप में बनाए जाते हैं, अतः वे दोनों समाप्त हो गए। इस तरीके से अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी कार्य भी आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से जो हमारे लिए समझने लायक है वह है क्रेडिट कंट्रोल। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का कार्य कैसे किया जाता है, इसकी हमें सबसे पहले पृष्ठभूमि समझनी होगी। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था के दो पहलू शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था के दोनों ये पहलू हैं मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति, बाजार में किसी वस्तु का मूल्य क्या हो, यह मांग एवं आपूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होता है। कैसे दोस्तों, देखते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों आपूर्ति। अगर आपूर्ति बढ़ेगी या घटेगी तो बाजार में क्या प्रतिक्रिया होगी। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो अरहर की दाल है उसके मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लगभग 250 रुपये किलो तक अरहर की दाल के जो मूल्य हैं वो पहुंच गए थे। 250 रुपये किलो क्यों हो गए थे? जब न्यूज़पेपर में आता था तो यह आता था कि चूंकि इस साल वर्षा कम हुई है, अल नीनो प्रभाव भारत में हो गया है और जिसके कारण वर्षा कम हुई है, और वर्षा कम होने के कारण दाल की उपज देश में कम हुई है। और जब दाल की उपज देश में कम हुई है, इस कारण से जो है दाल के रेट बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं देश में दाल की जो आपूर्ति थी वो कैसी थी, या दाल की जो सप्लाई थी वो कैसी थी, कम थी। जब दाल की सप्लाई कम थी तो रेट कैसे हमने देखे दाल के बढ़ गए। अतः अगर किसी वस्तु या सेवा की सप्लाई बाजार में कम हो जाए तो उससे क्या होगा, मूल्य उसके बढ़ जाएंगे। मुद्रास्फीति क्या होगा, बढ़ जाएगी। बाजार में महंगाई या मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद यह हुआ कि सरकार ने प्रयास किया, विदेशों से इंपोर्ट की दाल, देश में भी जो काला बाजारी कर रहे थे लोग वहां से दाल को निकाला। इस तरीके से दाल जो है और अधिक मात्रा में आ गई। अब जब दाल की आपूर्ति बढ़ गई है तो दोस्तों दाल के दाम भी 70 से 80 के रुपए किलो वर्तमान में हो गए हैं, और इसका मतलब है कि महंगाई घट गई है। 250 रुपए से 70 से 80 रुपए किलो दाल का हो जाना मुद्रास्फीति के घटने का सूचक है, या यह दिखाता है कि बाजार में महंगाई कम हुई है। अब देखते हैं दोस्तों मांग पक्ष क्या कहता है। मांग को निर्धारित करने का कार्य दोस्तों किया जाता है मुद्रा या मनी के द्वारा। मुद्रा या मनी दोस्तों मांग को निर्धारित करने का कार्य करती है। हम जनरली देखते हैं कि अगर मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, और अगर मांग घटेगी तो महंगाई भी घटेगी। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे यदि किसी ज्वेलर्स के शोरूम में एक हीरा है और उसे खरीदने के लिए वहां पर 5 लोग बैठे हुए हैं। ज्वेलर्स जो है 1 करोड़ से इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला व्यक्ति कहेगा कि भाई 1 करोड़ में मुझे दे दीजिए। दूसरे व्यक्ति शायद बोले मुझे 2 करोड़ में दे दीजिए। तीसरा बोले कि मुझे 3 करोड़ में दे दीजिए। चौथा 4 करोड़, पांचवा 5 करोड़, और अगर ज्यादा व्यक्ति रहे तो वो भी अपना रेट बढ़ाते रहेंगे। अर्थात मांगने वाले 5 लोग थे और हीरा था एक। तो क्या हुआ दोस्तों, मांग अधिक थी और हीरा केवल एक ही था, इसलिए मुद्रास्फीति या उसका मूल्य जो है वो बढ़ते गया। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि अगर मांग बढ़ी, जैसे 5 लोग हीरे को मांग रहे थे तो मांग बढ़ी, इसलिए मुद्रास्फीति भी क्या हुई दोस्तों, बढ़ गई। अब दोस्तों यह कंडीशन उल्टी होती है। उसी दुकान पर अब 5 हीरे हैं, 5 डायमंड्स आर देयर, 5 हीरे वहां पर हैं, और खरीदने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं। खरीदने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं। अब वह व्यक्ति, अब वहां पर जो मूल्य है वो रखा गया एक हीरे का 1 करोड़ रुपए। तो एक व्यक्ति ने बोला कि भाई 5 हीरे हैं तो मैं तो 1 करोड़ में ही खरीदूंगा। जो दूसरा व्यक्ति है वह भी बोलेगा कि आप एक हीरा इसे दे भी देंगे तो 4 हीरे आपके पास बच जाएंगे, अर्थात यह जो हीरा है यह भी मैं 1 करोड़ में ही खरीदूंगा। तो दोनों व्यक्ति को वह हीरा 1 करोड़ में ही मिलेगा। इसका मतलब है
कि उसकी मांग घट गई। अगर 5 लोग मांग रहे थे तो वह 5 करोड़ तक पहुंच रहा था, लेकिन अब उसे केवल 2 लोग एक ही व्यक्ति मांग रहा है। अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति मांग रहा है, अतः उसका मूल्य जो है वह घट जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर मांग घटेगी तो मुद्रास्फीति भी क्या होगी, घटेगी। अर्थात मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए बाजार में हम महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें इससे कंक्लूजन प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपको उदाहरण से समझ में आता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप इसे याद भी कर सकते हैं कि मांग बढ़ने पर मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मांग घटने पर मुद्रास्फीति जो है दोस्तों वो घटेगी। अब दोस्तों मांग और आपूर्ति अगर बराबर है तो बाजार में मूल्यों में संतुलन बना रहता है, लेकिन इनमें अगर असंतुलन की स्थिति आ जाए तो हम नीचे देख रहे हैं कि असंतुलन की स्थिति में मुद्रास्फीति घटती एवं बढ़ती रहती है। दोस्तों मुद्रा के प्रवाह को देश में नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अगर मुद्रा की सप्लाई जैसा कि हमने देखा बढ़ेगी तो जो बाजार में कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मुद्रा जो है उसकी सप्लाई बाजार में हमें कम करनी होगी। जब हम कम करेंगे तो मुद्रास्फीति घटेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों ही स्थिति कुछ इस प्रकृति की है कि अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो खरीदने वाला है आम आदमी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा घट जाए तो जो उत्पादक है उसकी वस्तुओं के मूल्य इतने कम हो जाएंगे कि हो सकता है उसे उसका लागत मूल्य भी प्राप्त ना हो। जैसा कि कुछ महीने पहले हमने देखा प्याज के संबंध में कि प्याज का उत्पादन इतना अधिक हो गया, हमने देखा कि प्याज की जो सप्लाई है वो इतनी अधिक हो गई कि मुद्रास्फीति डाउन हो गई। अब इसी तरीके से अगर प्याज की सप्लाई उतनी ही रहती लेकिन मुद्रा भी कम रहती लोगों के पास, तो भी उसका मूल्य जो है वो क्या होता, वो घट जाता। तो दोस्तों इसके कारण होता यह है कि उत्पादक उसको नुकसान होने लगता है। इसलिए सामान्यतः बाजार में 4 से 5% की मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे देश में उद्योगों का विकास होते रहता है और वस्तु एवं सेवाएं जो है उनकी बिक्री होते रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज की बिक्री होते रहती है। दोस्तों मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य देश में अलग अलग पहलुओं द्वारा या अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मांग आधारित होती है दोस्तों मुद्रा पर, कि मुद्रा की बाजार में कितनी आपूर्ति है, सप्लाई है, उस पर निर्धारित होता है कि मांग कितनी होगी। और इसे निर्धारित करने की जो शीर्ष संस्था है वह होती है आरबीआई, और आरबीआई इसके लिए दोस्तों बनाती है मौद्रिक नीति। वहीं आपूर्ति जो होता है, आपूर्ति पक्ष, वह होता है सरकार के हाथ में। आपूर्ति दो चीजों की होती है दोस्तों, वस्तु एवं सेवाएं। अर्थव्यवस्था में दो ही चीजें होती हैं, वस्तु एवं सेवाएं। और वस्तु एवं सेवाओं की जो सप्लाई है वो निर्धारित की जाती है सरकार द्वारा, और सरकार इसके लिए राजकोषीय नीति बनाती है। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, राजकोषीय नीति आपूर्ति के निर्धारण हेतु, जिससे कि बाजार में वस्तुओं की सप्लाई क्या हो। जैसे कि अगर दाल की कीमतें घटी बढ़ी तो इसे निर्धारित करने का कार्य जो था, या आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य था सरकार का। उसी तरीके से दोस्तों बाजार में मांग कितनी होगी यह डिसाइड करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यह डिसाइड करता है कि बाजार में मांग कितनी होगी, क्योंकि बाजार में अगर मुद्रा अधिक है तो मांग अधिक होगी, अगर बाजार में मुद्रा कम है तो मांग कम होगी। वैसे ही जैसे कि अगर हमारे पास पैसे अधिक होते हैं तो हम महंगी चीज खरीदते हैं, और अगर हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम सस्ती चीज खरीदते हैं। क्योंकि अगर पैसे अधिक हैं तो महंगाई की तरफ बढ़ेगी संस्था, और अगर पैसे कम हैं तो वह सस्ती चीजों में अपना जीवन यापन करेगी। दोस्तों मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है आरबीआई द्वारा। हम अपने सिलेबस में सबसे पहले स्टडी करेंगे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को आरबीआई द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है, या मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई
कैसे नियंत्रित करती है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का इसके लिए इस्तेमाल करती है, किन साधनों का इसके लिए इस्तेमाल करती है, जिनमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल होते हैं, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी क्वालिटेटिव टूल होते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव टूल होते हैं, सॉरी, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, जबकि क्वालिटेटिव टूल्स में दोस्तों हमारे सामने आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद मोरल सुएशंस, डायरेक्ट एक्शंस, ये सारी चीज़ें दोस्तों आती है क्वालिटेटिव टूल में या गुणवत्तात्मक टूल में। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों अपने अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नोट्स के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये नोट्स में दी गई हैं विस्तृत रूप में, आप यहाँ से समझ सकते हैं और इसकी थ्योरी स्टडी के लिए आप हमारे नोट्स से अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे या फिर आयुष सर को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, आपकी आवश्यकताओं के बारे में हम उस संबंध में भी वीडियो बनाएंगे, और इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में हम समय समय पर अपने संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पेश करते रहते हैं, कुछ नोट्स भी हम इसमें डालते रहते हैं, और आप भी यहाँ पर एक पढ़ने वाले ग्रुप से जुड़े रहते हैं, तो आप हमसे ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।